नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक। कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन अगले 17 अप्रैल तक के लिए पूरे देश में बढ़ा दिया गया है। इसमें रेल, प्लेन, अंतर्राज्यीय परिवहन कुछ नहीं चलेगा। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, होटल रेस्टोरेंट में आप नहीं जा पाएंगे। और इन सब के बीच सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए कुछ रियायतें जरूर दे दी हैं, लेकिन रेड जोन में मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी चीजों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। हर चीज पर ताला लगा रहेगा। कोरोना से जंग में ये ताला अभी नहीं खुलेगा। 3 मई के बाद भी अगले 14 दिनों के लिए सरकार ने इसकी चाबी अपने पास रख ली है, क्योंकि कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन 3 के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जिन शहरों में, राज्यों में इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है, वहां पर तो हमें लॉकडाउन और कंटेनमेंट आना ही था। लेकिन मैं समझता हूँ ये ठीक किया गया कि जो ग्रीन जोन्स हैं या जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है, वहां पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा चालू करें, क्योंकि देश बहुत लंबे समय तक इस लॉकडाउन को सहन नहीं कर पाएगा और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमको करनी थी। सरकार ने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 2 बार लॉकडाउन का ऐलान करने आए तो यही बताकर गए कि ऐसा करना क्यों है जरूरी। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। पहले आप ये जान लीजिए कि वो कौन से इलाके हैं जो रेड जोन में आते हैं, यानी जहां कोरोना का कहर है और इसलिए बंदी ही रहेगी। देश के 733 जिलों में 130 जिले रेड जोन में हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे महानगर भी आ जाएंगे। सबसे ज्यादा रेड जोन महाराष्ट्र में 19 जिले, फिर उत्तर प्रदेश में 14 जिले, तमिलनाडु में 12, दिल्ली के सभी 11 जिले, पश्चिम बंगाल में 10, गुजरात और मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान में 8 जिले हैं। ये रेड जोन बता रहे हैं कि कोरोना का खतरा अभी भी हमारी आपकी सेहत के लिए रेड सिग्नल दिखा रहा है और इसलिए जरूरी है कि कुछ और दिन लोग घरों की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करें। देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। हालांकि देश के कई इलाकों में कोरोना के घटते संक्रमण और बदलते हालात में कई जगहों पर लॉकडाउन में कुछ रियायतें भी मिली हैं। शादी ब्याह के लिए 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। शराब, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकान पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे और वो भी 2 गज की दूरी बनाकर खड़े होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तंबाकू वगैरह चबाने की इजाजत नहीं होगी। ग्रीन जोन में बिजनेस से जुड़ी चीजें शुरू हो जाएंगी। बसें भी चलेंगी, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं। बस डिपो में कर्मचारियों की संख्या 50% से ज्यादा नहीं होगी। वहीं ऑरेंज जोन में बसें तो नहीं चलेंगी, लेकिन कैब चलाने की इजाजत होगी। लेकिन एक कैब में एक ही पैसेंजर जा सकता है। ऑरेंज जोन में बाजार खुलेंगे और औद्योगिक कारोबार शुरू हो जाएंगे, लेकिन कर्मचारियों की सीमा 50% तक ही रहेगी। उम्मीद कीजिए कि 17 मई तक देश के सभी जिले रेड जोन से बाहर निकल आएं। आज तक ब्यूरो। इस लॉकडाउन 3 में आखिर सरकार का प्लान क्या है, इस पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बस अब से थोड़ी देर पहले बात की है हमारी सहयोगी अंजना ने। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, इसकी पृष्ठभूमि, कैसे ये फैसला लागू होगा और क्या है सरकार की इस वक्त की सोच और रणनीति कोरोना के खिलाफ जंग में। नितिन जी।
देखिए, हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू है और आज भी मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे शहरों में आज भी समस्या गंभीर है। रेड जोन में हमको और बचकर चलना होगा, पर एक बात जरूर है कि यह करते समय भी सरकार ने काफी रिलैक्सेशन भी दिए है और विशेष रूप से हमारे उद्योग व्यापार भी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। नेशनल हाईवे शुरू हो गया है, 65 to 70% ट्रैफिक आ गया है। इतना ही नहीं तो हमने नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर दिया है, काफी कॉन्ट्रैक्टर काम में लगे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पोर्ट्स हमारे शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये भी प्रयास हो रहा है कि जो कोरोना के गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मुंह पर मास्क लगाना, हाथ में सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करना और 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, और 3 बातों के साथ जो हम लोग शहर से अभी हमारे कामगार इंडस्ट्रियल एरिया में आ रहे हैं, एक बस में 25 लोग बैठेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और उनके फूड एंड शेल्टर की व्यवस्था उद्योजक भी देखेंगे ताकि कोरोना का एक प्रकार से संक्रमण न हो। मुझे लगता है ये दोनों में विरोधाभास नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है। और आज होम मिनिस्ट्री ने जो अटके हुए लड़के हैं, लेबर से माइग्रेंट लेबर है, उनके लिए भी रिलीफ दिया है। पर ये सब करते समय हमको कोरोना का संक्रमण नहीं होना चाहिए, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स अपना कर आगे जाना होगा और उसी के आधार पर भारत सरकार काम कर रही है। इसेंशियल कमोडिटीज पूरी तरह मार्केट में अवेलेबल है और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में धीरे धीरे बातें रेगुलराइज होगी और हमको इसी डिसिप्लिन को सीखना होगा और इसी के साथ चलना होगा। और जहां हम लोग जो एक जगह भीड़ इकट्ठा होती है, ऐसी बातों को टालना होगा। अनुशासन नियम बनेगा, लेकिन अनुशासन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्योंकि अब हर जिले को अलग अलग रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बनाया जा रहा है। नितिन जी, बहुत बड़ी चुनौती होगी स्थानीय प्रशासन के लिए ये इंश्योर करना कि कोई ग्रीन जोन, रेड जोन ना बन जाए, कोई संक्रमित व्यक्ति दूसरी जगह से यहां ना आ जाए। रेड जोन है तो कैसे वहां पर कंटेनमेंट किया जाए, कैसे उसको बेहतर स्थिति में लाई जाए, किस तरह से इसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनफोर्स होता हुआ देख रहे हैं, अगर जोन्स के लेवल पर, स्तर पर उतरकर काम करना है? देखिए, इसमें बहुत ईमानदारी से अच्छा काम चल रहा है, बहुत उसमें कठिनाइयां है। अभी जैसे मैं नागपुर में हूं, जो नागपुर ग्रामीण है जहां 6 विधानसभा है, वहां प्रॉब्लम लगभग नहीं के बराबर है। अब नागपुर शहर में 6 विधानसभा है, उसमें से 4 विधानसभा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी मध्य नागपुर और पूर्व नागपुर 2 ही क्षेत्र में प्रॉब्लम है। फिर हम में लगातार कमिश्नर, कलेक्टर बैठते हैं, चर्चा होती है, यहाँ के पालक मंत्री हैं, और ये 2 विधानसभा में भी कोई एरिया ऐसे जहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उस एरिया के 1200 लोगों को क्वारंटाइन में लिया है। तो हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह प्रॉब्लम कहाँ है रेड जोन में, उसको भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और जहां नहीं है वहां उस बातों को उनको ठीक प्रकार से, किस प्रकार से उनका जीवन सरल हो जाए, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों भी स्थितियों का सामना करके, एक तरफ आर्थिक चिंता, आर्थिक वार, दूसरी तरफ कोरोना की वार, दोनों को लड़ते हुए हमको आगे जाना होगा। अगला सवाल मेरा आपके मंत्रालय को लेकर है, जिसमें वो बड़ा सवाल देश की अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने की चुनौती का भी शामिल है। आपने बताया हाईवेज को लेकर काम की शुरुआत, ट्रक जो है, रोडवेज है, इन सब को लेकर भी संक्रमण का जो खतरा बना हुआ है हाईवेज पर, उसको लेकर आप किस तरह की जानकारी देंगे? और हर अंतर राज्य, इंटर स्टेट आने जाने के पहले सर्विलेंस को, निगरानी को कैसे बढ़ाया जाए? अगर मजदूरों को जाना है तो कैसे टेस्ट के बिना नहीं ये हो? ये सब बहुत बड़ी चुनौती है गडकरी जी, कैसे हो रहा है ये सब? देखो, पहली बात तो ऐसी कि 4 दिन पहले मैंने सभी स्टेट के ट्रांसपोर्ट मंत्री और पीडब्ल्यूडी वर्क्स जो मंत्री है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ये 4 घंटे चली और सब स्टेट के साथ बातचीत भी, उनके भी सुझाव लिए हैं। अब हाईवे पे शुरू करते समय पंक्चर की दुकान, पेट्रोल पंप, ढाबा, ये भी शुरू करना होगा। पर ये शुरू करते समय हमको चिंता करनी पड़ेगी कि वहाँ रुके हुए लोग और होटल के लोग जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसका पालन करें, और उसके साथ साथ जिला सीमा पर समय जो सीमाएं थी उस पर कुछ ट्रक रोके गए थे, तो मैंने उनको रोकने से और प्रॉब्लम आएगा। तो आप इसके बाद में वो भी सरलीकरण हुआ है, सभी ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने इसकी चिंता की है। टोल नाके पे ऊपर अनेक जगह पर हमने जो माइग्रेंट लेबर पैदल जा रहे हैं उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था की है। बाद में हाईवे के काम, कंस्ट्रक्शन काम भी काफी बड़े प्रमाण पर शुरू किए हैं। हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये दोनों एक्टिविटी पोर्ट पर अच्छी तरीके से शुरू हुई है, और कठिनाइयां भी है, चैलेंजेस भी है, समस्या भी है,
और हमको उसके ऊपर मात करके इसका समाधान ढूंढकर आगे जाना होगा, और हम अब वो धीरे धीरे उसके तरफ भी बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज होम मिनिस्ट्री ने माइग्रेंट लेबर के लिए कैसे उनको ले जाना, उसकी गाइडलाइन देकर उसकी व्यवस्था भी रेलवे ने की है। धीरे धीरे इन समस्या को निपटा कर हम निश्चित रूप से समाधान ढूंढेंगे। और जैसे अरुणाचल और गोवा 2 राज्य ऐसे कि वहां अभी कोरोना के रुग्ण 0 है। अब इस स्थिति धीरे धीरे हमारे जिले में आ जाए और ये स्थिति आ जाएगी तो निश्चित रूप से इससे हमको मुक्ति मिलेगी। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुसीबत बढ़ गई है प्रवासी मजदूरों की। काम धंधा बंद है तो वो खाएंगे बेचारे कैसे? उनको उनके घर पहुंचाने के लिए आज सुबह तेलंगाना से एक ट्रेन चली तो राजस्थान से 2 विशेष ट्रेनें बिहार और झारखंड के लिए निकल चुकी हैं। लेकिन प्रवासी मजदूरों की संख्या इन इक्का दुक्का ट्रेनों की तुलना में बहुत ज्यादा है। कोरोना में अपने घर से बहुत दूर रोजी रोटी की तलाश में फंसे मजदूरों के लिए इससे अच्छा सफर हो ही नहीं सकता था। तेलंगाना के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से ये स्पेशल ट्रेन झारखंड के हटिया के लिए खुली तो उम्मीदों की नई सुबह लेकर। आज सुबह 5 बजे ये ट्रेन लिंगमपल्ली स्टेशन से खुली जो रात 11 बजे हटिया स्टेशन तक पहुंच जाएगी। इस दौरान 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय होगा। 24 कोच की इस ट्रेन में 1200 से 1300 मजदूरों को बिठाया गया है। ट्रेन रास्ते में बगैर कहीं रुके सीधे मंजिल तक जाएगी। मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम ट्रेन में ही किया गया है। अलग अलग जगहों से बसों में भरकर मजदूरों को रेलवे स्टेशन ले आया गया। वहां बाकायदा सबकी स्क्रीनिंग हुई और सामाजिक दूरी के कायदे का भी पालन हुआ। जहाँ हम लोग काम चल रहा था IIT हैदराबाद। अच्छा, वहाँ से बस से आया। कहाँ काम करते थे आप? कहाँ काम करते थे आप? IIT हैदराबाद। क्या काम करते थे? वो सिविल का काम करते थे। IIT कॉलेज बन रहा था। अच्छा, तो ये सभी वही लगे क्या? हाँ, सभी वही लोग हैं। कितने लोग हैं इसमें? अभी 1300 है। अगर तेलंगाना से झारखंड के बीच इस कोरोना काल में चली ये पहली ट्रेन एक संभावना है तो इस संभावना की तरफ दूसरे राज्य भी देखने लगे हैं। वैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात की और फिर रेल मंत्रालय से मदद मांगी गई। तब जाकर कम से कम 1200 मजदूरों को ही सही अपने घर जाने का मौका मिला। और ये अभी लगातार चलेगा क्योंकि कई राज्यों से लोगों को लाना है। और हमने ये मांग भी की थी कि कई बार कि चूंकि हमारे पास संसाधन कम है, बहुत दूर दराज जगहों से लाने हम लोगों को ला नहीं पाएंगे, इसके लिए केंद्र सरकार हमें सहयोग करे। झारखंड में पहली ट्रेन पहुंची तो प्रवासी मजदूरों की पीड़ा पर बिहार पर भी दबाव बढ़ने लगा। बिहार आने के लिए सिर्फ दिल्ली से ही 5 लाख प्रवासी मजदूरों और छात्रों ने आवेदन दिया है। मुंबई से 2,68,000 बिहार के मजदूर वापस आने के लिए तैयार हैं। गुजरात से तकरीबन 2 लाख और कर्नाटक से 1 लाख से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर और छात्र बिहार आने के लिए आवेदन कर चुके हैं। राजस्थान के कोटा में भी करीब 10,000 बिहार के छात्र फंसे हुए हैं। बिहार के करीब 25 लाख मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। उनकी घर वापसी को लेकर आरजेडी ने सांकेतिक उपवास भी कर लिया। सांकेतिक उपवास पे इसलिए बैठेंगे ताकि बिहार के बाहर लगभग 25 लाख से भी ज्यादा हमारे भाई गरीब मजदूर जो श्रमवीर हैं वो फंसे हुए हैं। उनको बिहार वापस लेकर के आना है। आज हम लोग बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उनको बिहार वापस लाया जाए। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाने के लिए 30 बसें भी भेज दी। कोटा में बिहार के 10,000 बच्चे हैं, कम से कम 400 बसें चाहिए। मैंने 30 बस दी है। बिहार के सारे MLA 2-2 बस दें, सारे बच्चे अपने घर पहुंच जाएंगे। कोटा के DM का कहना है कि एक साथ 400 बसें दीजिए, तभी सभी बच्चों की स्क्रीनिंग करके रवाना किया जाएगा, अन्यथा भगदड़ मच सकती है।
हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पहले यही दुहाई दे रहे थे कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन अब उनके उप मुख्यमंत्री की ही बोली बदली हुई है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बिहार की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि जो दूरस्थ इलाकों में जो बिहार के श्रमिक हैं उनको लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए। हालांकि झारखंड की देखा-देखी बिहार के प्रवासी मजदूरों की भी किस्मत खुलने लगी। राजस्थान में जयपुर और कोटा से बिहार और झारखंड के लिए ट्रेन रवाना हो रही है। जयपुर से पटना के लिए 1188 मजदूर रवाना हो रहे हैं, तो कोटा से रांची के लिए 1188 छात्र और मजदूर। नागौर से बसों के जरिए देखा जा सकता है कि यहाँ पर मजदूरों को लाया गया है। ये लोग यहाँ पर बसों से उतरकर इनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रेलवे स्टेशन पर ले जाया जाएगा और रेलवे स्टेशन से यहाँ पर 10 बजे ट्रेन खुलेगी और ट्रेन के जरिए ये लोग दानापुर पहुँचेंगे। इस तरह से जो पहला जत्था था श्रमिकों का यहाँ पर जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया है और इस तरह से पूरे रेलवे स्टेशन को एक तरह से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। मजदूरों की घर वापसी के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, तो वहीं राज्यों के प्रस्तावों पर उनको घर भेजने के लिए विशेष ट्रेन भी चलाई जा सकती है। दरअसल प्रवासी मजदूरों का मामला सिर्फ एक राज्य तक नहीं सिमटा है। दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश के करीब 10 लाख, झारखंड के 5 लाख, बिहार के छात्र और मजदूर जोड़कर 18 लाख से भी ज्यादा, असम के 4 लाख से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं। इक्का दुक्का ट्रेनें तो चलने लगी, लेकिन इनकी तुलना में प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है और उससे भी उनके साथ कोरोना के संक्रमण फैलने का अंदेशा तो है ही। आज तक ब्यूरो। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी का पालन बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होने का कितना बुरा अंजाम होता है, यह पंजाब के नांदेड़ साहिब से आए सिख श्रद्धालुओं में होते कोरोना संक्रमण से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रशासन की चंद चूक से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं में 148 कोरोना मरीज निकल आए और वो भी पूरे पंजाब में फैले हुए। और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और वही हुआ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बसों में भरकर श्रद्धालु आए और पंजाब में कोरोना के कैरियर बन गए। नांदेड़ में श्री हुजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारे से आए इन श्रद्धालुओं की लापरवाही से कोरोना का आंकड़ा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं और हालात सुधरने की आशा ही कर रही है। अभी तो वाले सैंपल हमारे शाम तक आ रहेंगे। 4000 कुछ लोग वो वहाँ से आए हैं, 2500 लोग हमारे राजस्थान से हरियाणा से आए हैं। वो सबका हम टेस्ट कर रहे हैं। आपको 3 दिन में 4 दिन में पिक्चर साफ हो जाएगी कितने लोग वहाँ से जो आए इन्फेक्टेड हैं। लेकिन वो हमारे पंजाब के, हम उनका इलाज भी करेंगे, उनका हर तरह का बंदोबस्त करेंगे। पंजाब सरकार ने ये मुसीबत खुद ही मोल ले ली। उसने नांदेड़ से करीब 3700 श्रद्धालुओं को बुलाया। इसके लिए 23 अप्रैल को 10 बसें नांदेड़ से चली और 26 अप्रैल को पंजाब पहुंची। कुछ बसें राजस्थान के लाडलो शहर में गई, जहां कांग्रेस विधायक के घर श्रद्धालुओं ने खाना भी खाया। इनमें से 148 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमृतसर में 76, लुधियाना में 38 और मोहाली में 10 पॉजिटिव निकले। पंजाब में पहली बार मरीजों की तादाद एक दिन में 100 पार कर गई, जबकि 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जांच अभी बाकी है। पंजाब के जो श्रद्धालु नांदेड़ साहिब से लौटे हैं, उनके मीटर की बात करें तो 100 की तादाद में ये श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में रिजल्ट अवेटेड है। इस पूरी यात्रा में ये 4 गलतियां भारी पड़ गई। पहली गलती तो श्री हुजूर साहिब में हुई, जहां श्रद्धालुओं की सिर्फ स्क्रीनिंग हुई, कोरोना टेस्ट नहीं। दूसरी गलती हुई कि पंजाब सरकार ने 3700 लोगों को वापस लाने के लिए 80 बसें भेजी थी। इसमें हुआ ये कि 26 अप्रैल से पहले काफी लोग निजी वाहनों से पंजाब निकल गए। तीसरी गलती नाकों पर हुई। पंजाब में कर्फ्यू के बावजूद श्रद्धालुओं की निजी गाड़ियों को एंट्री दे दी गई। और चौथी गलती ये हुई कि पंजाब सरकार की बसों से आए श्रद्धालुओं को बगैर किसी जांच के सीधे उनके घर भेज दिया गया। नांदेड़ से सिखों का बेहद आस्था भरा धार्मिक नाता है।
सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस ली थी। तब से गोदावरी किनारे का ये स्थान सिखों का पवित्र स्थल बन गया, जिसको ये अबचल नगर कहते हैं, यानी जो हिले नहीं। लेकिन कोरोना काल में वहाँ से श्रद्धालुओं ने हिलकर बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। जिस इंसान की दोनों किडनी 80% तक खराब हो गई हो और डायलिसिस की उसे सख्त जरूरत हो, क्या उस इंसान के लिए अस्पताल के रास्ते बंद किए जा सकते हैं? लेकिन उन्नाव के डीएम ने ऐसा कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस मरीज को 22 किलोमीटर खुद ही स्कूटी चलाकर डायलिसिस के लिए जाना पड़ा। पैंतालीस साल के शिवशंकर प्रशासन की संवेदनहीनता का सीधा हस्ताक्षर है। कानपुर के जिला अस्पताल में डायलिसिस के लिए आए हैं। इनकी ये तस्वीर आपकी संवेदना को झकझोर देने के लिए काफी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अस्पतालों का हाल क्या है कि जिसकी 80% दोनों किडनी खराब हो, उसके लिए भी इलाज का मुकम्मल इंतजाम नहीं, बल्कि इससे ज्यादा इसलिए कि हमने एक ऐसा संवेदनहीन सिस्टम बनाया है कि जिंदगी की सबसे खतरनाक जद्दोजहद में इस शख्स को 22 किलोमीटर स्कूटी चलाकर अस्पताल जाना पड़ा। सर, मेरी दोनों किडनी फेल है और मेरी हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होती है और मैं यहाँ होलसेला इमरजेंसी में आता हूँ 3 बार। शुक्लागंज में रहता हूँ और वहाँ पे दोनों पुल सील है। मैंने डीएम साहब को भी कई बार फ़ोन करा, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। डीएम का फोन नहीं लगा। किसने बंद कराया? सर, ये सब डीएम साहब ने बंद कराए हैं, सब डीएम का आदेश। अब पूरी कहानी सुनिए और समझिए कि कैसे उन्नाव के डीएम साहब ने दफ्तर की खूंटी पर अपनी समझ और संवेदना को टांग दिया है। कानपुर से सटे गंगा पार के गंगा घाट कस्बे में शिवशंकर रहते हैं। इनकी दोनों किडनी खराब है तो डायलिसिस के लिए कानपुर जिला अस्पताल में आना पड़ता है। लेकिन 27 अप्रैल को गंगा घाट कस्बे में एक कोरोना मरीज मिला तो डीएम साहब ने 5 लाख के कस्बे को सील कर दिया और उस चक्कर में बंद हो गए गंगा पुल। 2 पुल और दोनों पूरी तरह बंद। शिवशंकर ने डीएम से गुहार लगाई, लेकिन डीएम साहब तो कोरोना से लड़ रहे हैं। किसी खराब किडनी वाले की डायलिसिस से क्या लेना देना? गरीब आदमी क्या करे, 22 किलोमीटर घूमकर अपने ही स्कूटी चलाकर आया। क्या करे सर, निकलना पड़ता है, इनकी प्रॉब्लम है इतनी, तो लेके आना जरूरी। नहीं आएंगे तो फिर ये तो एकदम जीने मरने वाला हाल हो जाएगा। इनकी स्थिति ऐसी होगी कि कभी कुछ हुआ, अब कुछ हुआ इनके साथ, तो मजबूरी इनको लेके गाड़ी चलाने का आना। कोई दूसरा साधन नहीं वहाँ पे? क्या कोई साधन नहीं, पुल बंद है और देवर आता था, 3 लोग को अलाउड नहीं है, हम 2 ही लोग को है, तो हम इनको मजबूरी है गाड़ी चलाना पड़ रहा है। शिवशंकर की हालत इतनी खराब है कि 22 किलोमीटर तो दूर 2 किलोमीटर भी स्कूटी चलाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्या करें, बीमारी ऐसी कि दर्द असह्य हो जाता है। ऐसे में स्कूटी से कानपुर आए तो रास्ते में कई जगह लेटकर बैठकर। अगर बीपी कम ज्यादा हो गया तो फिर ये बैठ जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। प्रशासन ये कहता है कि पेशेंट हो तो हमें दिखाओ, वो कहता है कि पट्टी कहाँ है, मरहम कहाँ है, कहीं कुछ है नहीं, आप तो ठीक है। उनको फिसला पता ही नहीं है। आज तक ने उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार से इस पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात नहीं की। साहब व्यस्त है, लेकिन ऐसी भी क्या व्यस्तता जिसमें एक मरीज के लिए करुणा का एक कतरा तक ना हो। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और दोस्तों अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।